Assalamu alaikum students. Today the practical we will discuss is the proximate analysis. Proximate analysis क्या होता है कि एक्चुअली किसी भी सब्सटेंस को एक्सप्लोर करने के लिए बेसिक कंटेंट्स हैं, हमें उसको जो है उसको एनालाइज करना है। और बेसिक कंटेंट किसी भी सब्सटेंस के क्या होंगे कि उसके अंदर या तो कुछ ऑर्गेनिक पोर्शन होगा या कुछ इनऑर्गेनिक पोर्शन होगा। तो ऑर्गेनिक पोर्शन जो सा होगा उसे हम कहेंगे वो कार्बन कंटेंट बेस्ड है, और कार्बन कंटेंट बेस्ड में उसमें टोटल कार्बन कितनी है, टोटल वॉलेटाइल कंटेंट कितना है, और जो इनऑर्गेनिक पोर्शन है उसमें उसकी ऐश कितनी है कि उसके अंदर कितने मेटल्स मिनरल्स मौजूद हैं, और उसमें मॉइस्चर कंटेंट क्या है। ठीक है ना। तो ये दो तीन बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि किसी भी कोई भी नेचर में जो कोई भी सब्सटेंस अगर कोई मौजूद है तो उसमें मॉइस्चर भी डेफिनेटली मौजूद होगी, उसमें कुछ कार्बन कंटेंट होगा, और कुछ जौन सा है वो आपके पास ऐश कंटेंट होगा। तो किसी भी चीज़ को जब आपने अप्लाई करना है, उसको आपने यूज़ करना है, उसकी एप्लीकेशन देखनी है, तो इसके प्रॉक्सिमेट एनालिसिस जो है वो हम ईच एंड एवरी एस्पेक्ट से हर साइंसेस में, चाहे वो एनालिटिकल केमिस्ट्री का तो डेफिनेटली हमने इसको एनालाइज करना है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो एक्सट्रैक्शन होती है, एक्सट्रैक्शन जितने भी हमारा फ्लोरा एंड फौना मौजूद है कि हमारे पास कितने प्लांट स्पीशीज मौजूद हैं, उन प्लांट स्पीशीज को हम किस मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं। आइदर हम उसमें से कुछ बायोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंस को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वो किसी भी पर्पस के लिए हो सकते हैं, वो किसी डिजीज के लिए हो सकते हैं, वो आपका कोई जिस तरह हमने कार्बोहाइड्रेट्स को ही सिर्फ एक्सट्रैक्ट करना है, ग्लूकोज शुगर या लिग्निन हमने एक्सट्रैक्ट करना है, सेलुलोज को निकालना है। तो जो एक्सट्रैक्शन की कंप्लीट साइंस है वो कोई भी उसका जो सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट है वो कंप्लीट नहीं होता जब तक कि हम उसके प्रॉक्सिमेट एनालिसिस नहीं करते। ये काम ही हमारा जो एनालिसिस का एक्सपेरिमेंट्स का शुरू होता है वो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस के, क्योंकि हम प्रॉक्सिमेट एनालिसिस करेंगे तो हम देखेंगे ना कि अगर उसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि हाँ जी हम इसमें से कार्बोहाइड्रेट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसमें एल्डिहाइडिक फिनोलिक कंपोनेंट है या नहीं है। और अगर उसमें कोई इनऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा है, इट मीन्स कि अब वो इट इज़ नॉट अ गुड सोर्स फॉर दी फिनोल्स एक्सट्रैक्शन के लिए या अल्कोहल एक्सट्रैक्शन के लिए या कार्बोहाइड्रेट एक्सट्रैक्शन के लिए। नाउ you can say that that source is suitable for the इसको आप कह सकते हो कि मिनरल एक्सट्रैक्शन। अब हमारे पास अगर हमें मिनरल्स हमें कहाँ कहाँ पे चाहिए, लेड ऑक्साइड चाहिए हमें, डिफरेंट आजकल नैनो कंपोजिट मटेरियल केमिस्ट्री के में हमारे पास डिफरेंट नैनो साइंसेस में जो मेटल ऑक्साइड हैं उससे न्यू मटेरियल्स जो से हैं वो डेवलप हो रहे हैं और हम उसको यूज़ कर रहे हैं। तो उसमें भी हमारा फर्स्ट जो है स्टेप क्या होगा कि हमें उसके प्रॉक्सिमेट या अल्टीमेट एनालिसिस करने पड़ेंगे। अल्टीमेट एनालिसिस और प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में कैसे फर्क होता है? जो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस है वो क्या करते हैं, वो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस हमें इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट द कौन सी है इंफॉर्मेशन कि उसमें कितने मॉइस्चर है, कितना उसके अंदर ऐश है, कितना उसमें वॉलेटाइल कंटेंट मौजूद है और कितनी फिक्स्ड कार्बन मौजूद है। और जो अल्टीमेट एनालिसिस है ये सब हम क्या करते हैं कि हम उसकी, जो आपको पता है मॉइस्चर में वाटर है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 है। तो अगर हम उसी किस सैंपल को अगर हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 105 डिग्री सेंटीग्रेड तक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के लिए हीट अप करते हैं तो उसमें से सारा जो वाटर है वो जो एवेपोरेट हो जाएगा। तो यहाँ तक कि हम उसको एक दफ़ा करेंगे, फिर अगर थोड़ा सा और उसके अंदर क्रिस्टलाइंस में मौजूद है, स्ट्रक्चर में मौजूद है वाटर मॉलिक्यूल्स, तो हम उसको टिल द जो है ना कांस्टेंट वेट, जब तक हमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 105 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको क्या कहते हैं अवन में ट्रीट करने के बाद, ओवन में वाटर को एवेपोरेट करने के बाद जब हमें कांस्टेंट वेट मिल जाता है तो हम कहते हैं कि नाउ दिस सब्सटेंस इज फ्री फ्रॉम वाटर। तो वो जो दोनों का वेट होगा, डिफरेंस ऑफ वेट होगा, उसे हम कहेंगे ये मॉइस्चर कंटेंट था उसके अंदर। उसके बाद आ जाता है कि हमने ऐश, ऐश के उसमें कार्बन जौन सी है वो कितनी कार्बन चेन से कितने कितने एरोमेटिक या एलिफेटिक रिंग्स जो है और एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशंस मौजूद हैं आपके सब्सटेंस में।
तो हम उसी को अब हम अवन से चले जाएंगे अपने मफल फर्नेस की तरफ। मफल फर्नेस और अवन में क्या फ़र्क होता है? एक होता है अवन जो कि हमारी हर लैब में तकरीबन मौजूद है, उसमें हम तकरीबन 550 तक मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो उसको स्टेबल कर सकते हैं, और जो मफल फर्नेस है वो अप टू 1200 या 1300 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो टेम्परेचर देती है। तो जब हमने उसको देखना है, उसका कंटेंट डिटरमिन करना है, ऐश कंटेंट, तो हमें सारी कार्बन को उसमें बर्न करना पड़ेगा। तो कार्बन को बर्न करने के लिए हम क्या करेंगे, अब हम उसको मफल फर्नेस, पहले हमने ओवन में इसको ट्रीट किया था, इसको एवेपोरेट करवाया था, और अब हम उसे मफल फर्नेस में एवेपोरेट करवाएंगे। तो मफल फर्नेस का क्या मकसद है कि मफल फर्नेस में टेम्परेचर को हम 700 से अबव उसे रखेंगे, और जो है रखने के बाद हम उसको 4 आवर्स के लिए या 3 आवर्स के लिए, अब ये इसके लिए डिफरेंट कौन से हैं प्रोटोकॉल जो हैं वो जो हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं लिटरेचर में। तो हम किसी भी एक जो है मेथड है उसको जो है अडॉप्ट करेंगे, और अकॉर्डिंग टू डेट से मैं आपसे कहती हूँ कि आपने अपने सैंपल को 725 डिग्री सेंटीग्रेड पे 4 आवर्स के लिए जो है वो बर्न करना है उसको, वेपोरेट। तो अब उसमें क्या होगा कि 725 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब 4 घंटे तक आप उसको करवाएंगे, तो उसमें सारा कार्बन कंटेंट ऑलमोस्ट जो है वो बर्न हो जाएगा, और अब आपके पास जो पीछे बचेगा डेट इज द ऐश। कि अब उसके अंदर वो जो आपको पता है ना कि जो मेटल्स होती हैं वो नॉन डिग्रेडेबल होती हैं, तो वो डिग्रेड नहीं होंगी, वो ऐसा सैंपल में मौजूद, वो वहाँ पे मौजूद रहेंगी। तो अब जब आपका डिफरेंस ऑफ वेट आएगा, वो उसको हम क्या कहेंगे, दिस इज द ऐश कंटेंट ऑफ दैट सैंपल, कि इसमें इतनी मिकदार में ऐश मौजूद है। नेक्स्ट क्या आता है, वॉलेटाइल कंटेंट। वॉलेटाइल कंटेंट का मतलब क्या है कि उसमें कोई वॉलेटाइल के लिए हमारे पास कि उसमें कुछ 925 डिग्री सेंटीग्रेड में हम कहेंगे कि अब उसमें हर तरह के जो ऑक्साइड्स हैं, जो हाइड्रोक्साइड्स हैं, चाहे वो मेटल के साथ थे, चाहे वो कोई जो आपका कॉम्प्लेक्स रिंग था, वो 925 डिग्री सेंटीग्रेड पे ट्रीट करने के बाद वही हम उसको मिनट से लेकर 1000 से लेकर आवर्स तक उसको ट्रीट कर सकते हैं, कोई भी एक मेथड को फॉलो करके। तो अब जो हमारे पास बेटा आएगा, हम कहेंगे हमने वॉलेटाइल कंपोनेंट भी उसमें से एवेपोरेट भी निकल गए हैं। वॉलेटाइल के बाद लास्ट जो आ जाता है हमारे पास कि फिक्स्ड कार्बन कितनी थी। तो फिक्स्ड कार्बन के वो कार्बन किसी भी ना, कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, तो वो भी कार्बन है ना, तो फिक्स्ड कार्बन, टोटल कार्बन उसमें कितनी थी। तो फिक्स्ड कार्बन को हम फाइंड आउट करेंगे कि उसका जो डिफरेंस, जो जितना मॉइस्चर, ऐश और वॉलेटाइल कंटेंट है, उन सबको माइनस कर देंगे जो टोटल वेट से, तो हमारे पास आ जाएगा फिक्स्ड कार्बन का कंटेंट आ जाएगा। और ऑन दैट बेसिस हम क्या करते हैं, इस बेस पर हम उसको क्लासिफाई करते हैं चीज़ों को। यहाँ पे हमने सैंपल जो मैंने आज सिलेक्ट किया है आपके लिए वो कोल है, ठीक है ना, कोल। अभी मैं थोड़ा सा आपको इसके बाद कुछ जो है प्लांट सैंपल से रेलिवेंट भी कुछ चीज़ बताती हूँ, लेकिन अभी हम यहाँ पे कोल के साथ हम देखते हैं कि कोल को अगर हमने, कि कोल जो हमारे पास है बहुत चीप, हमारे पास बहुत रिच रिसोर्सेज मौजूद हैं, और ये एक दुनिया में एज अ बेस्ट फ्यूल के तौर पे यूज़ किया जा रहा है, इकोनॉमिकल है, लेकिन थोड़ा सा इको फ्रेंडली नहीं है। क्यों इको फ्रेंडली नहीं है? क्योंकि इसके अंदर सल्फर मौजूद होती है, नाइट्रोजन मौजूद है, तो ये सॉक्सिस एंड नॉक्सिस की पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। जब ये बर्न करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तो डेफिनेटली कार्बन तो है ही इसके अंदर ना। तो जो क्वालिटी ऑफ द कोल है, कि हमारे पास जो क्वालिटी ऑफ द कोल है वो किस बेस पर हमने इसको क्लासिफाई करना है कि उसमें कितना ऐश कंटेंट मौजूद है, कितना कार्बन मौजूद है। जितना कार्बन ज्यादा होगा वो कोल सैंपल उतना ही अच्छा फ्यूल जो है उसको हम क्लासिफाई करेंगे। कि तो इसको बेसिकली हम 4 जो है क्लासिफिकेशन है इसकी। ये होता है आपके पास एंथ्रासीन, एंथ्रासाइट, उसके बाद हम इसे कहते हैं बिचुमिनस कोल, फिर हम कहते हैं सब बिचुमिनस कोल, और लास्ट जो इसकी कैटेगरी आती है दैट इज द लेगनाइट। लेगनाइट में क्या है कि हमारे पास जो कार्बन कंटेंट है वो इतना अच्छा फाइन नहीं है, सल्फर से कंटेमिनेटेड आप कह सकते हो, क्योंकि जितना ज्यादा सल्फर होगा उतना ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी और इन्वायरमेंट को पोल्यूट करेगी, और वो जो सा है उसकी जो
अमाउंट है, उसकी जो इकोनॉमिक्स है, वो सल्फर को रिमूव करना, जलाने से पहले उसे सल्फर को रिमूव करना होगा और फिर हम उसे एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं। और अगर हम ये करेंगे फिर भी वो सारा रिमूव नहीं होगा, तो जिसकी वजह से ये जो सा है वो इको फ्रेंडली भी नहीं रहेगा, तो ना इकोनॉमिकल रहेगा ना इको फ्रेंडली रहेगा। इसलिए पाकिस्तानी कोल को जो है वो गुड क्वालिटी कोल जो सा है उसकी अमाउंट ज्यादा नहीं है, बल्कि हमारे पास कौन सी कोल की अमाउंट ज्यादा है, जो कि लो ग्रेड कोल है। ठीक है, लो ग्रेड कोल के फिर हमें अदर उसके यूजेस को जो सा है वो ढूंढना पड़ेगा। अदर यूजेस के लिए हम उसको जो है ट्राई करेंगे कि हम इसको बर्न करने के अलावा इसमें और क्या वैल्यू एडिशन दे सकते हैं। सपोज मैं आपको लास्ट टाइम भी शायद बताया था कि हम इसको ह्यूमिक एसिड, फुलविक एसिड, अदर जो इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉइटीज हैं उनको एक्सट्रैक्ट करें और वो एज अ फर्टिलाइजर के तौर पे हम यूज कर सकते हैं। मेडिसिन में उन कंपोनेंट्स को यूज कर सकते हैं। ग्रेफीन, क्वांटम डॉट्स बहुत वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट्स हैं। तो हम इन को अपने जो हमारे रिच रिसोर्सेज ऑफ कोल है जो हैं उनको हम यूज कर सकते हैं टू एक्सट्रैक्ट फॉर दीज टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। तो इन सब साइंसेस में हमारे पास सबसे पहले क्या आता है कि हमने प्रोक्सीमेट एनालिसिस करना है, ऑन दैट बेस हम उसको क्लासिफाई करेंगे। ठीक हो गया जी। तो अब क्या है हमारे पास, अब हम इसकी तरफ जाते हैं। मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन बता दिया है। अब ये है कि इसका इंट्रोडक्शन, क्वालिटी ऑफ द कोल जो है वो डिपेंड करती है वेरियस पैरामीटर्स पे, और हमें उसको किसी भी इंडस्ट्री या फील्ड में यूज करने से पहले हमें उसकी क्वालिटी और सुटेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ये बात होगी मॉइस्चर, एश, वोलेटाइल कंपोनेंट्स हम डिटरमिन करते हैं और उसको हम कहते हैं प्रोक्सीमेट एनालिसिस। Volatile matter is a mixture of short and long chain hydrocarbon, aromatic hydrocarbon, and some sulfur. Volatile matter is related to the length of the flame, smoke formation, ignition characteristics। ठीक है ना, कि उसको अगर हम उसमें से बर्न कर दिया है, हमने उसका मॉइस्चर निकाल दिया है, तो हमें उसको बर्न करने के लिए वो कहता है कि अगर वोलेटाइल कंपोनेंट ज्यादा होगा तो लेंथ ऑफ द फ्लेम ज्यादा होगी। लेंथ ऑफ द फ्लेम ज्यादा होगी तो जो हीटिंग उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है वो कम होती जाएंगी। जो कम हो जाएगी तो इसका मतलब है कि दिस टाइप ऑफ कोल इज नॉट सुटेबल फॉर टू यूज एज अ फ्यूल। High volatile matter coal gives long flame, high smoke, relatively low heating values. Should therefore it is necessary कि जो आपके पास जिसको आप एज अ फ्यूल यूज कर रहे हो उसके वोलेटाइल कंटेंट जो है वो थोड़ा होना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं कि बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि फिर वो इग्निशन के लिए आपको पता है ऑक्सीजन की जरूरत होती है, बट मिनिमम 20% जो है वो रिक्वायर्ड होता है। द फिक्स्ड कार्बन कंटेंट इज द कार्बन फाउंड इन द मटेरियल विच इज लेफ्ट आफ्टर वोलेटाइल मटेरियल आर ड्राइवन ऑफ मोर द फिक्स्ड कार्बन कंटेंट, तो उतना ही ऑब्वियसली तो कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो कोल की ज्यादा होगी। गॉट इट? यस मैम। चलें, अब हमने ये देखना है कि प्रोसीजर में हमें इसको परफॉर्म कैसे करना है ना। अच्छा, अल्टीमेट का मैं यहाँ बताना भूल गई। अल्टीमेट में भी हमने वही मालूम करना है कि कार्बन कितनी है, हाइड्रोजन कितनी है, ऑक्सीजन कितनी है, सल्फर कितनी है। लेकिन ये सारे काम अभी हम सिर्फ उसको बर्न कर रहे हैं और इसमें वेट में कितना डिक्रीज आ रहा है, रिडक्शन इन वेट की बेसिस पर हम उसको क्लासीफाई कर रहे हैं। जबकि जब हम अल्टीमेट एनालिसिस करते हैं तो अल्टीमेट एनालिसिस में क्या होना है कि हमने एलिमेंटल एनालाइजर के जो है वो यूज करना है। यानी कि हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है एलिमेंटल एनालाइजर, तो हमने उसमें सिर्फ अपने सैंपल्स रख देने हैं और उसके अंदर वो एलिमेंटल एनालाइजर जो है वो ऑटोमेटिकली उसकी रिडक्शन इन वेट नहीं होगा, बल्कि क्या होगा कि वो उसमें से बताएगा कि इसमें कितना कार्बन है, कितना हाइड्रोजन है, कितना ऑक्सीजन है और कितना सल्फर मौजूद है। वो हमारे पास टोटल उसमें जो है उसको आप कह सकते हो कि जो डिफरेंस आएगा वो उसको बता देगा। वो उसको कैलकुलेट हम कर लेंगे कि कितना उसमें कार्बन है। तो ये हमें मोर ऑथेंटिक है, बेसिकली यू कैन से कि मोर ऑथेंटिक है। तो क्योंकि इसमें हमें एलिमेंटल एनालाइजर आपकी हाईटेक लैब में तो मौजूद है, लेकिन वो हर लैब में एज सच मौजूद नहीं है। जबकि आपके पास मफर फर्नेस है आपके पास, और मफर फर्नेस के अलावा ये अवन है मौजूद, तो उसके लिए हमें कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। हमें ओवन में रखना है, उसको टेम्परेचर देना है और मफर फर्नेस में रखना है, टेम्परेचर देना है, वेट करना है। जबकि एलिमेंटल एनालाइजर में हमें जो एलिमेंटल एनालाइजर को रन करने के लिए टेक्नीशियन की जरूरत है। लेकिन अगर हमने जो है, एक तो हम ये लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, और अगर हमने किसी प्रोजेक्ट के लिए करना है तो हम अपने रिजल्ट्स को वेरीफाई कराएंगे फ्रॉम द एलिमेंटल एनालाइजर। तो वो हमें एग्जैक्ट वैल्यूज बता देगा कि कितना कार्बन है इसमें, कितना हाइड्रोजन है, और फिर दोनों के अगर रिजल्ट सेम है तो ऑन दैट बेसिस
आप उसको कह सकते हो कि आप उसको क्लासिफाई कर सकते हो। बेसिकली ये वही डिफरेंट टेक्निक्स हैं केमिस्ट्री के। आप देखो कि एनालिटिकल केमिस्ट्री में मेथड डेवलपमेंट, क्या हम कहते हैं कि हमने एक मेथड डेवलप किया है प्रॉक्सिमेट एनालिसिस के लिए, जो कि ये सिर्फ हीटिंग बेस्ड है। और एलिमेंटल एनालाइजर में क्या है कि हमने जौन सा है वो वही कैलकुलेशन, वही सैंपल है, तो आप जो ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू रिजल्ट्स आप कैलकुलेट कर सकते हो कि दोनों के रिजल्ट्स में कितना फर्क आता है। वो आपका अगेन एक दिस इज अनदर स्टडी कि आप उन दोनों मेथड्स को कंपेयर कर रहे हो। एक तो आप सैंपल्स को कंपेयर कर रहे हो, सेकंड क्या है कि आप मेथड्स को कंपेयर कर रहे हो कि आया जो आपने हीटिंग वैल्यू से कैलकुलेट किया था वो वही वैल्यूज आ रही हैं जो कि आपने इंस्ट्रूमेंटल मेथड से जो है आपने एलिमेंटल एनालाइजर से जो आपकी कैलकुलेशंस आई हैं। तो दिस इज अनदर अ गुड स्टडी। ठीक है, तो ये आपका है कि आप उसको किस तरह से अपने स्टडी को किस किस तरह से जो है वो वर्सटाइल कर सकते हो। तो अब हमने मॉइस्चर कंटेंट मालूम करने हैं अगर, तो हमारे पास कोई सा भी, और ये ज़रूरी नहीं कि ये कोल है, आप कोई सा भी, आपके पास कोई प्लांट मटेरियल भी हो सकता है, आपके पास कोई एग्रो वेस्ट भी हो सकता है। देखिए आप सिर्फ बर्निंग के लिए जो है वो सिर्फ कोल या सिर्फ ये आपके पास जिसे कहते हैं हम ये गैस जो है वो नहीं यूज हो रही है, बल्कि कुछ लोग बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज जौन सी हैं वो कॉर्न कोप को एज अ फ्यूल यूज कर रही है, कुछ जौन सी है वो इवन क्योंकि लॉज एंड लेजिस्लेशन इन्वायरमेंटल साइंसेस के यहाँ पाकिस्तान में या थर्ड वर्ल्ड में तो है ही नहीं है ना, जिसकी वजह से कुछ तो इंडस्ट्रीज जो, इवन मैं फैसलाबाद में कुछ इंडस्ट्रीज को जानती हूँ जो कि टायर्स बाहर से लेकर उनको बर्न करती हैं। ठीक है, तो ये जब टायर्स बर्न करते हैं तो उससे बहुत ज्यादा एनवायरमेंटल पोल्यूशन, इसी वजह से हमारे जो सिटी इंडेक्स हैं वो पिछले 2-3 साल से वो पोल्यूशन में उनका बहुत रिजल्ट जो है वो लो लेवल पे जा रहे हैं। तो मॉइस्चर कंटेंट जो है वो हमने इसको 1 ग्राम सैंपल लेना है, वो कोई सा भी हो सकता है। यहाँ पे हमने कोर को सिलेक्ट किया है और उसको हमने 1 ग्राम सैंपल को अपनी जो आपकी सिलिका क्रूसिबल है उसमें वे करना है। तो उसको आपने ऊपर से ओपन रखना है सैंपल इन एन इलेक्ट्रिक ओवन और उसको हीट करना है 105 पे फॉर 1 आवर। टेक आउट द क्रूसिबल आफ्टर 1 आवर, और फिर आपने 1 घंटे के बाद सैंपल को लेने के बाद आपने उसको डेसिकेटर में कूल करना है, फिर अगेन वे करना है क्रूसिबल को। और या इसको आप सिंपल भी कर सकते हो कि पहले क्रूसिबल को वे किया फिर सैंपल के साथ वे किया, ये और दोनों का जो डिफरेंस निकाल लिया, और उसके बाद फिर आपने इसको जो है उसमें आपने वे किया 105 डिग्री सेंटीग्रेड पर देने के बाद 1 घंटे के बाद आपने जब उसको वे किया तो दोनों का डिफरेंस ऑफ वेट को आपने ये देखिएगा, इसको आपने कैलकुलेशंस फिर ये, ठीक है ना, वेट ऑफ द एम्प्टी क्रूसिबल जो आपकी चाइना डिश है। नंबर 2 सैंपल के साथ आपने वे कर लिया। नंबर 3 आपने किया वे ऑफ द कोल सैंपल बिफोर हीटिंग, तो ये आपके पास आ जाएगा ये W2 माइनस W1, ये W3 आ गया, जो कि अगेन वही बात है जो W1 किया, लेकिन उसको प्रिसाइज करने के लिए हमने इसके साथ भी वे कर लिया और उसके बगैर भी वे कर लिया। फिर आपने वेट ऑफ द क्रूसिबल प्लस सैंपल आफ्टर हीटिंग फॉर एन आवर, 1 घंटे के बाद 105 से 110 क्यों लिखा है, क्योंकि हर इंस्ट्रूमेंट में कुछ फ्लक्चुएशन होती है कि वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक ऊपर नीचे जा सकता है। तो मैक्सिमम हमारा टेम्परेचर जो है वो समटाइम 110 कहा जाता है, लेकिन मॉइस्चर के लिए कुछ जगहों पे 120 डिग्री सेंटीग्रेड भी रिपोर्ट किया गया है। ठीक है, लेकिन आप ये 105 रखेंगे तो वो हो सकता है वो 100 रहे, या हो सकता है 107 टू 10 तक मैक्सिमम उसकी वेरिएशंस आएंगी। ठीक है, तो वेट ऑफ द सैंपल आफ्टर हीटिंग जो है इसको W4 कर लिया, तो चाहे आप इसको W4 माइनस 1 कर लोगे, ये आप इसमें से जो वे आएगा 1 घंटे के बाद और ये जो आपने पहले लिया इन दोनों का जो वे होगा उसे हम W5 कहेंगे। अब जो ये आपके पास वेट आएगा ये क्या होगा, ये आपके मॉइस्चर का जो डिफरेंस ऑफ वेट आएगा। ठीक है, W लॉस इन वेट ऑफ द सैंपल ड्यू टू मॉइस्चर, तो वो आपके पास आ जाएगा, इसको आप इसे कहोगे वेट ऑफ द मॉइस्चर। मॉइस्चर इन कोल कैसे हो जाएगी कि जो दोनों का डिफरेंस आएगा बिफोर हीटिंग एंड आफ्टर हीटिंग डिवाइडेड बाय पहले आपने जितना वेट लिया था W1 जो था, यहाँ पर जो W2 था, जो भी आपने इसको एक को सिलेक्ट कर ले, कंफ्यूज हुए बगैर आप W1 को ही चूज कर लीजिएगा। ठीक है ना, बिफोर हीटिंग 1 ग्राम लिया था, जब 1 घंटे के बाद निकाला तो सपोज वो आपके पास जो है वो 0.8 था, तो 1 माइनस 0.8 तो 0.2 0.2 जो है वो मॉइस्चर था। ठीक है ना, दोनों को आपने यहाँ पे लिख देना है, दोनों का डिफरेंस मल्टीप्लाई 100, तो ये परसेंटेज जो आपके पास आ जाएगी ये आपके मॉइस्चर कंटेंट होगी कि इतना मॉइस्चर आपके सैंपल में मौजूद है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मॉइस्चर के बाद
कि उसमें ऐश कंटेंट कितना है। अब वही आपने जो 1 ग्राम पाउडर्ड सैंपल लेकर उसको आपने क्रूसिबल पे वे करना है, और अगेन वही उसको अब आपने ओवन में रखने की बजाय मफल फर्नेस में रख देना है, और मफल फर्नेस को आपने टेम्परेचर देना है 725 डिग्री सेंटीग्रेड। 700 से लेकर आप 800 तक कर सकते हो। 725 मेंशन किया, प्लस माइनस 25 का मतलब है कि आप इंस्ट्रूमेंट जो सा है वो मैक्सिमम 750 तक जा सकता है, और मिनिमम जो है वो 700 डिग्री सेंटीग्रेड की उसकी रेंज है, ठीक है ना। ये +1 -25 का मतलब ये है। और इसको आपने 40 to 60 मिनट, लेकिन यहाँ पे तो 40 to 60 आपने जितना सपोज आपने, हमारा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, हमने इसकी कोई स्टडीज कहीं रिपोर्ट नहीं करनी, जस्ट हम एक लर्निंग प्रोसेस में जा रहे हैं, तो हम कम टाइम को प्रेफर करेंगे। 40 मिनट्स के लिए हमने इसको रखना है, और फिर हमने 40 मिनट्स में रखने के बाद उसको वे करना है। तो जो डिफरेंस ऑफ वेट आएगा वो क्या होगा, आपके पास जो दोनों का डिफरेंस ऑफ वेट आएगा वो आपके पास ऐश कंटेंट होगा, डिवाइडेड बाय जो आपने W1 लिया था, जो आपने 1 ग्राम डाला है, ठीक है ना। अब क्या करना है, आपने इसको टिल कांस्टेंट वेट लिखा हुआ है हर जगह पे ना, टिल कांस्टेंट वेट। तो इसका क्या मतलब है कि एक दफा आपने दोबारा उसी सैंपल को लेकर, अब आपने उसका वेट नोट कर लिया, उसको दोबारा आपने इसी 725 पे फिर अगेन 40 मिनट्स के लिए रखा। तो अब अगर इस टेम्परेचर पे मजीद उसके वेट में रिडक्शन नहीं होती, इट मींस कि अब उसमें टोटल जो ऐश कंटेंट है वो रह गया, और अदर जो सारी इससे ज्यादा जो कोई अदर मटेरियल अगर मौजूद था तो वो सारा बर्न आउट होगा। और अगर वेट अगेन उसमें डिक्रीज आती है, तो इसी टेम्परेचर पर अगर मजीद डिक्रीज आती है, तो इट मींस कि आपने इसको तब तक करते रहना है जब तक कि आपके पास 2 टाइम जो है वो सेम रिजल्ट्स ऑब्टेन ना हो जाए, ठीक है जी। कूल द हॉट क्रूसिबल इन एयर देन डेसिकेटर में, इसको आपने डेसिकेटर में क्यों रखेंगे, ताकि दोबारा उसके अंदर मॉइस्चर जो सा है वो ना एडजस्ट ना हो जाए। वेट द क्रूसिबल एंड फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ अनबर्न्ड रेजिड्यू लेफ्ट, जिसे हम अनबर्न्ड रेजिड्यू लेफ्ट का मतलब जो उसके अंदर ऐश है। ऐश क्या है, इनऑर्गेनिक मटेरियल सैंपल का। नेक्स्ट इज द डिटर्मिनेशन, और फिर ऐश कंटेंट के लिए आपने कैलकुलेशन कैसे करनी है, वही आपके पास एम्प्टी क्रूसिबल कोल के साथ सैंपल, बिफोर हीटिंग कितना सैंपल है, 25 पे करने के बाद W4 कितना आ गया है, ऐश को वेट ऑफ द ऐश फॉर्म्ड, तो वो कितनी ऐश बनी है, W4 माइनस W1। तो ये जो आपके पास है वेट ऑफ द ऐश आ जाएगा, इसकी अब परसेंटेज कैलकुलेट करनी है आपने। तो बिफोर हीटिंग कितना सैंपल था, मल्टीप्लाई 100, तो दिस विल गिव यू द रिजल्ट फॉर द ऐश कंटेंट आपने डिटरमिन कर लिया। Next is the volatile matter. The dried sample of the coal after determining moisture content is closed with a vented lid. कि आपने उसको बंद कर दिया है। The closed crucible is then heated muffle furnace में 925 ±20 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 भी हो सकता है कि मैक्सिमम यहाँ पे टेम्परेचर 950 तक जाएगा, मिनिमम 900 से कम टेम्परेचर नहीं होगा। एग्जैक्टली 7 मिनट्स के लिए आपने इसको रखना है, और फिर आपने इसको यही अब उसमें थोड़ा सा लिखा है कि केयरफुली आपने लॉन्ग लेग टोंग्स के साथ इसको पकड़ना है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई है, बर्निंग हो सकती है। मफल पड़ने से अपने हाथ को दूर रख के आपने लॉन्ग लेग टोंग्स के थ्रू अपने क्रूसिबल को पकड़ना है, और इसके बाद आपने उसको डेसिकेटर में उसको कूल करना है, देन उसको बे करना है। कैलकुलेट द लॉस इन वाटर, द परसेंटेज जो है वो अगेन फिर आप उसकी कैलकुलेशंस करेंगे। ये देखें ना कि जितना आपने लिया था मॉइस्चर वाला, यही इसी सैंपल को, जो फर्स्ट पार्ट का सैंपल है, इसको आपने फिर 925 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक जो है वो 7 मिनट्स के लिए बंद करना है। और उसके बाद फिर आप उसका जब वेट ऑफ द वॉलेटाइल मैटर डिवाइडेड बाय कोल का जो इनिशियल वेट था मल्टीप्लाई 100, तो आपके पास वॉलेटाइल मैटर आ जाएगा। लास्ट में फिक्स्ड कार्बन कितनी है, अगर वो 100%, 100 में से रिजल्ट है, माइनस कितने परसेंट मॉइस्चर निकला, कितने परसेंट आपने वोलेटाइल मैटर कैलकुलेट किया, कितने परसेंट आपने ऐश कैलकुलेट की, तो उसको 100 से माइनस कर देंगे। इन सबको प्लस करके तीनों वैल्यूज को ABC को 100 से माइनस करेंगे, तो दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड कार्बन इन द कोल। ठीक है जी। ऑन दैट बेसिस आप उसको जो है वो कर सकते हैं, रिजल्ट्स को अपने रिपोर्ट कर सकते हैं। गॉट इट? यस मैम। चलिए, अच्छा नेक्स्ट एक और एक्सपेरिमेंट आज मैंने आपसे यही हम देख रहे हैं कि हमने यही इसके बाद मैंने इसको क्या कर लिया, हाँ जी, एक्सट्रैक्शन ऑफ एसेंशियल ऑयल फ्रॉम एरोमेटिक प्लांट्स यूजिंग हाइड्रो डिस्टिलेशन। ये जो अभी हमने वो प्रोक्सीमेट एनालिसिस है। एक और इसी तरह का जब भी हमने
एक्सट्रैक्शन का अब हमारे पास अगर कोई प्लांट सैंपल है और उसमें से हमने ये तो एसेंशियल ऑयल थोड़े से हो जाते हैं, आप कह सकते हो कि थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं क्योंकि ऑयल्स है ना, एसेंशियल ऑयल्स, आपको पता है एसेंशियल ऑयल बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं और वो जल्दी से एवेपोरेट भी हो जाते हैं, उसके हमें थोड़ा सा ज़रा प्रिकॉशनरी मेजर्स लेनी होती हैं उसको ताकि वो एवेपोरेट ना हो जाए। तो अगर हम इसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट करते हैं जो हमारे पास आम जो स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं, वो होते हैं एथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट। हमने क्या एथेनॉल में कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, मेथनॉल में एक्सट्रैक्ट करेंगे। Extraction basically is a very simple technique, but it's at the same time it is very useful technique. जितने भी हमारे पास डेली यूजेस के केमिकल्स हैं वो सब हम किससे ऑब्टेन कर रहे हैं, जस्ट सिंपल मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन से। ठीक है ना, रोज हम चाय पीते हैं, वो क्या है, एक एक्सट्रैक्शन मेथड है कि हम वाटर में एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जो टी लीव्स हैं, जो उसके जो लीव्स हैं उसमें हम वाटर में उसको एक्सट्रैक्ट निकाल लेते हैं, उसको बॉयल करके उसके जो केमिकल्स उस लीव्स में वाटर के साथ सॉल्युबल हो जाते हैं, उनको हम जो है फिर जो मिल्क के साथ करके तो हमारी एक टी बन जाती है। और अगर हम ग्रीन टी में लेते हैं तो वही हम उसको वाटर का एक्सट्रैक्ट विदाउट टी ले लेते हैं। लीव्स डिफरेंट हैं, दोनों का इफेक्ट डिफरेंट होगा। इसी तरह से आजकल सिनेमन टी भी आ रही है, जिंजर टी भी आ रही है कि हर ये वाटर में का एक्सट्रैक्ट है और वो कहते हैं बड़े ये कफ के लिए अच्छा है, ये किडनी के लिए अच्छे हैं एक्सेट्रा। आप इसको तो सिंपल एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स है। अगर हम इसको जब हम वाटर में एक्सट्रैक्ट लेते हैं तो क्या है कि उस लीफ में उस सैंपल के अंदर जो आप कह सकते हो कि आपको पता ना जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऑर्गेनिक सोल्यूट को डिसॉल्व करेगा और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट इनऑर्गेनिक सोल्यूट को डिसॉल्व करेगा। तो अगर हम एथनॉल लेते हैं, मेथनॉल लेते हैं और उसके बाद हम थोड़ी सी और देखें ना, पहले वाटर में बहुत ज्यादा ये जो है आप कह सकते हो कि इसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है, इनऑर्गेनिक टाइप इसको नेचर कहा जा सकता है इसको। वैसे तो ये जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है इसको, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में नहीं हम कैटेगराइज कर सकते। लेकिन अगर हम फिर एथनॉल और मैथनॉल फिर उसके बाद हम एसिटोनाइट्रिल को ले लें, एसिटोनाइट्रिल के बाद हम यानी कि अब उसका जो ऑर्गेनिक कंटेंट है वो इंक्रीज कर गया। एथनॉल और मैथनॉल में एक कार्बन था, दो कार्बन थे, एसिटोनाइट्रिल में नाइट्रोजन से रेलिवेंट जो कंपोनेंट सॉल्युबल होते हैं वो भी आ जाएंगे और एसिटाइल ग्रुप से रेलिवेंट भी आ जाएगा। उसके बाद हम उसमें फिर चले जाते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड से, वो बिल्कुल ही आपके पास वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आ जाता है। एनहेक्सेन, एंड हेक्सेन इज अ वेरी जो है ना आप कह सकते हो कि यूजुअली यूज्ड सॉल्वेंट है एक्सट्रैक्शन में। और बहुत सारे ये कंपैटिबल भी है बहुत सारी जो एडवांस टेक्निक्स हैं। तो जो एक्सट्रैक्शन है वो हम देख सिंपल एक्सट्रैक्शन करनी है तो हम वाटर का रोजमर्रा का जो मैंने आपको एग्जांपल दे दी, टी की एग्जांपल दे दी, और हर जो है वो उसको अगर आपने लाइट रखना है तो लाइट टेम्परेचर पे, अगर उसको हाई करते जाना है उसकी कंसंट्रेशन को तो आप उसको टेम्परेचर हाई कर देते हैं और उस पर उसका एक्सट्रैक्ट निकाल लेते हैं। अर्के गुलाब जिस तरह से आप निकालते हैं, या हम और बहुत सारे आजकल ये जो हमारी कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री में जो एक्सट्रैक्ट्स आ रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, ऑरियो फ्रेम जो है एक बहुत बड़ी कंपनी है कॉस्मेटिक्स की, वो सब कहते हैं कि हम जो है वो बायोलॉजिकल हमारे पास जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं उससे हमने ये सब चीज़ें एक्सट्रैक्ट की हुई हैं। और इसी तरह हम और आगे चले जाते हैं और सेंसिटिविटी की तरफ चले जाते हैं तो हमारी जितनी ड्रग्स हैं, ठीक है ना, आजकल फार्मास्यूटिकल की बजाय कौन सी साइंसेज है, न्यूट्रास्यूटिकल के, न्यूट्रिशन से हमें इलाज करना है। तो फिर हम इन्हीं का एक्सट्रैक्ट जौन से है वो, और जिस तरह ईवी लीव से पहले सिर्फ किसी ज़माने में दूध से हुआ करता था, अब आजकल बहुत सारे जो मेडिसिन में एक्सट्रैक्ट जौन से हैं वो आ रहे हैं और बहुत हाई प्राइसेस के साथ आ रहे हैं। तो वो यही कि हम डिफरेंट सॉल्वेंट्स में इन्हीं चीज़ों का जब एक्सट्रैक्ट निकालते हैं तो वो डिफरेंट कंपोनेंट्स हमारे पास आते हैं और उनका बायोलॉजिकल इफेक्ट बहुत वो हाईली सेंसिटिव होते हैं। वो कुछ जो है वो एंटीबैक्टीरियल होते हैं, कुछ जो है वो आप कह सकते हो कि जिस तरह आप उसको साइटोटॉक्सिसिटी का जो है वो इफेक्ट, वो कैंसर के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है इन ट्रीटमेंट्स। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए अगर हमने यहाँ पे जो हम अभी देखते हैं वो है एसेंशियल ऑयल को, यहाँ पे अगर एसेंशियल ऑयल हमने एक्सट्रैक्ट करना है तो डेफिनेटली ये ऑयल है। तो ऑयल को करने के लिए हमें उसमें जो सॉल्वेंट है वो या तो हम उसके अंदर वही जो हम एथनॉल या मेथनॉल डालें, या उसके बाद फिर हर जैसे जैसे उसकी पोलैरिटी सॉल्वेंट की डिफरेंट होगी
जो सल्यूट उसके साथ एक्सट्रैक्ट होगा वो भी डिफरेंट होगा, और उसका इफेक्ट जौन सा है हर किस्म का इफेक्ट जौन सा है वो, उसका ऑक्सीडेशन का इफेक्ट डिफरेंट होगा। मे बी वो एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट हो, और हो सकता है कि जो आपका एनहेक्सेन एक्सट्रैक्ट निकला है वो अच्छा, उसका वो साइटोटॉक्सिक इफेक्ट उसका अच्छा हो कि उसके कैंसर सेल के अगेंस्ट वो अच्छा काम करे, और जो उसका एसीटोनाइट्रिल के अगेंस्ट एक्सट्रैक्ट निकला है वो हो सकता है कि आपका उसमें उसकी कोई एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी हो। ठीक है, तो ये अगेन हर एक्सट्रैक्ट निकाल के फिर हम उसको स्टडी करें, उसके चाहे एंटीऑक्सीडेंट करेंगे तो वो उसका एंटीऑक्सीडेंट पोटेंशियल ऑफ द प्लांट्स, कोई भी प्लांट आप वहां पे स्पीशीज दे सकते हो जिस तरह यहाँ पे क्लोव लिखा हुआ है, सिनामन लिखा हुआ है, जैस्मीन, रोज, मिंट ग्रास, लेमन ग्रास, बेजल एटसेट्रा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है और बहुत इजी है। दूसरी बात ये कि बहुत इजी है एक्सट्रैक्शन के एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सिंपल साइज है, बहुत ज्यादा केमिकल्स की हमें जरूरत नहीं पड़ती है, और फ्रॉम सिंपल टू हाईली सेंसिटिव कि हम उसको मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे उसको एनालिसिस करके उसकी होल केमिस्ट्री की, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स कितनी मिकदार में मौजूद है, उसका क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव बहुत अच्छी स्टडी जो है वो इस एक्सपेरिमेंट से की जा सकती है। अच्छा जी, अब इसका हमने प्रिंसिपल पढ़ लेना है। मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया कि कैसे एक्सट्रैक्शन हम करते हैं, किस पे बेस करती है, आपके सॉल्वेंट पे बेस करती है, और सॉल्वेंट के बाद आपने उसके कौन सी स्टडी करनी है वो आप कैसे सिलेक्ट करोगे। कोई आप में से बताएगा कि आपने कौन सी स्टडी करनी है। बहुत सिंपल सा मेथड होता है कि हमने लिटरेचर रिव्यू करना होता है, कि हम देखते हैं कि जो एथेनॉल या मेथनॉल के एक्सट्रैक्ट है वो कोई बहुत ज़्यादा जो है वो जितनी पीछे स्टडी हुई है वो कोई जो उसके साइटोटॉक्सिसिटी इफेक्ट जो हमसे हैं वो इतने अच्छे नहीं है, वो सेल कैंसर सेल लाइंस के अगेंस्ट इतना अच्छा काम नहीं कर रहे, लेकिन जो असीटोनाइट्रिल के एक्सट्रैक्ट्स हैं वो ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इस तरह के जो कंपोनेंट्स हैं जो असीटोनाइट्रिल में डिजोल्व होते हैं, अब हम डिफरेंट किसी एक पूरी फैमिली को भी जो है वो कर सकते हैं, एक ही प्लांट लेकर डिफरेंट एरियाज के प्लांट उसकी जो स्पीशीज हैं उनको भी स्टडी किया जा सकता है। तो हम अपना सिर्फ पॉइंट की तरफ आते हैं क्योंकि ये इतना लंबा और इतना जो है ना वर्सटाइल है कि इसको ये साइंसेज आज तक जो हमारी साइंसेज चल रही है वो इससे आगे अभी गई नहीं है, खासतौर पे पाकिस्तान में। ठीक है, तो क्या करना है, वर्ड एसेंस का मतलब है हार्ट, स्पिरिट, साउथ, ये सब चीजें आप बहुत आसान सी हैं। अब उसमें यहाँ पे मैं आ जाती हूँ टू द पॉइंट क्योंकि टाइम इसका जो है वो खत्म होने वाला है जूम का। एसेंशियल ऑयल कंटेन्स फॉलोइंग क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स, इसमें टर्पीन हाइड्रोकार्बन होते हैं, मोनोटर्पीन और सीक्यूटर्पीन, ऑक्सीजनेटेड कंपाउंड्स फिनोल्स अल्कोहल्स हो सकते हैं, एल्डिहाइड कीटोन्स हो सकते हैं, एस्टर, लैक्टोन्स, क्यूमेरिन एस्टर्स, ऑक्साइड्स, ईथर्स एंड ऑक्साइड्स जैसे इसमें एसेंशियल ऑयल में आते हैं। बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस से मैसिरेशन क्या होती है कि आप उसको मैसिरेशन जिसे कहते हैं ना कि उसको प्रेस करके, ठीक है ना, कोल्ड प्रेसिंग करनी है, हॉट प्रेसिंग करनी है, उसको आपने जिसे हम कहते हैं कि उसको रख दिया और उसके बाद हमने उसको आफ्टर 10 डेज जो है निकालेंगे तो उसका एक्सट्रैक्ट आहिस्ता आहिस्ता उससे मैसिरेशन कहेंगे। हाइड्रो डिस्टिलेशन में वाटर के साथ उसको एक्सट्रैक्ट को निकालेंगे, हाइड्रो या स्टीम में अगर उसके स्टीम को यूज करेंगे तो स्टीम डिस्टिलेशन होगी। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट सॉल्वेंट्स हम यूज कर सकते हैं। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन इज द, ये कौन सी टेक्निक है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन के, इसमें हम बहुत एडवांस टेक्निक है, बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आपके पास कोई सपोज आपके पास जो बादाम आते हैं बाजार में, ठीक है ना, अगर बहुत सारे बादाम सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन हुई होती है कि उसमें से अगर आपने उसको एक खास टेम्परेचर दे दिया है, उसमें से उस टेम्परेचर पर आपने उसमें से सारे ही जो ऑक्सीजनेटेड कंपाउंड्स या ईथर्स को जो जिस पे वो जो उसने आप कह लो कि वॉलेटाइल हो जाना है ना, वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर देके हम उसमें से वो क्यूमेरिन को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है ना, और बाकी जो चीज बचेगी वो बिल्कुल अनचेंज होगी, वो पता ही नहीं चलेगा कि ऑलरेडी ये प्रोसेस कौन सा है ना वो बादाम है, या कोई सा भी उसमें आप सब्सटेंस को ले सकते हो। तो ये कौन सी है, ये बहुत एक्सपेंसिव भी है, लेकिन इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत जो चीज़ें हैं वो प्योर नहीं रहती हैं, हम अपनी मकसद की चीज़ निकाल के और उसको ऐसा दोबारा भी उसको रीसेल में भी ये चली जाती हैं, ठीक है ना। एवरी सिंगल एसेंशियल ऑयल नॉर्मली हैज मोर देन 100 कंपोनेंट्स, एक एसेंशियल ऑयल में 100 से ज्यादा कंपोनेंट्स होते हैं, तो इस 100 कंपोनेंट्स, बट दिस फिगर कैन आल्सो बी रन इन थाउजेंड्स डिपेंडिंग ऑन एसेंशियल ऑयल इन क्वेश्चन।
द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन डिस्टिलेशन इज वेरी सिंपल मेथड. इमिजिबल लिक्विड्स हम वाटर या स्टीम या कोई भी दूसरा कि हम वाटर और एथनॉल ले ले, दोनों को मिक्स सॉल्वेंट सिस्टम से भी हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. द वोलेटाइल कंपोनेंट्स आर डिस्टिल्ड एट टेम्परेचर लोअर देन द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ देयर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स and are easily separated from the condensed water due to its immiscibility. Most of the essential oil are lighter than water और वो फ्लोट करेंगे ऊपर, और जो उनसे heavier than water होंगे वो उससे बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे. आप उसने रिएजेंट क्या लिया है, एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट, और आपके पास अपरेटस क्या है, सेपरेटिंग फनल से जस्ट एक हॉट प्लेट है, और आपके पास क्लेवेंजर एक्सपेरिमेंट अपरेटस है, और वेइंग बैलेंस है. ठीक है. अब डोंट लीव डिस्टिलेशन अपरेटस अनअटेंडेड. आपने जब उसकी डिस्टिलेशन करनी है, डिस्टिलेशन सिंपल डिस्टिलेशन में क्या होगा कि आपके पास नीचे अलर में फ्लास्क होगा, ऊपर कॉर्क लगाएंगे, उसके ऊपर एक लंबा ग्लास शॉर्ट ट्यूब हो जाएगा, और अगर तो टेम्परेचर आपने ज़्यादा हाई नहीं करना और वो विद इन एन आवर आप उसको ख़त्म कर रहे हो एक्सपेरिमेंट को, अपने जो रिफ्लक्स करना है वो बहुत थोड़े टाइम के लिए, फिर तो आपको वाटर कंडेंसर की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर आपने उसको लॉन्ग टाइम के लिए हीट अप करना है, एक्सट्रैक्ट निकालना है, तो फिर आपको वाटर कंडेंसर की ज़रूरत है, और कंटिन्यूसली वाटर का रन ऑफ चाहिए होता है कि एक तरफ से आप वाटर एंटर करते हैं, दूसरी तरफ से वाटर आउटफ्लो हो रहा होता है, ताकि जो भी आपके पास एक्सट्रैक्ट आ रहा है उसका साथ साथ टेम्परेचर जो सा वो लोड डाउन होकर वो आपके जो कलेक्टिंग अपरेटस है उसमें जाता जाए. 20 ग्राम आपने स्पाइस, कोई सा भी प्लांट लेना, जो भी आपके पास सैंपल है, चाहे वो कोई मोरिंगा लीव्स हैं, चाहे वो कोई सिनामन है, या कोई भी स्पाइस है, उसको कट करें, ग्राइंड करें, ट्रांसफर करें 2 लीटर राउंड बॉटम फ्लास्क में. फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एंटी बम्पिंग एजेंट आप डालेंगे, जिनके आपके पास जो ब्रोकन चाइना डिश के पीसेस होते हैं, क्योंकि उसके अंदर पोर्स होते हैं ना, जब टेम्परेचर ज़्यादा हाई होता है तो वो बहुत ज़्यादा हाई मट्टी जो होती है, या जो आपके पास ये सिलिका की चिप्स होती हैं, वो टेम्परेचर को जो है वो जो फ्लास्क है एक्स्ट्रा होगा तो वो उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करती रहती है, जिसकी वजह से फिर बम्पिंग नहीं होती ना. तो 1 लीटर डिस्टिल वाटर आपने डाल देना है फ्लास्क को, एंड अटैच द वाटर कूल्ड कंडेंसर के साथ, उसने कहा आपने अटैच करना है. 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपने मिक्सचर को नीचे हॉट प्लेट रखें, उसको हीट करते जाए, 4 घंटे के लिए करना है. और फिर आपने साथ में जो आपका एक्सट्रैक्ट आता है उसको सेपरेटिंग फनल में आपने कलेक्ट करते जाना है. सेपरेट एसेंशियल ऑयल लेयर एंड ड्राई ओवर एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट. एसेंशियल ऑयल को और उसको ओवर ड्राई करना है ओवर एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट. यहाँ पे सोडियम सल्फेट क्या करेगा कि उसके अंदर जितने भी वाटर वेपर्स होंगे वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और आपका एसेंशियल ऑयल जो सा है वो जो आपने सेपरेटिंग फनल से अलहदा किया है वो प्योर जो है एसेंशियल ऑयल आ जाएगा. फिर आपने उस वे को ऑयल एसेंशियल ऑयल को है ऑन टॉप लोड बैलेंस पर वे कर लेना है, और आपके पास जो फिर आ जाएगा एसेंशियल ऑयल यील्ड कितनी आ जाएगी, जो आपके पास पे करके आए डिवाइडेड बाय जो इतना आपने बायोमास लिया था मल्टीप्लाई 100 करेंगे, तो ये आपके पास एसेंशियल ऑयल की यील्ड कैलकुलेट हो जाएगी. ठीक है. ये वाला है, इसमें उसने बताया हुआ है कि आपने स्पाइस से, वहां पे उसने बायोमास लिया था, कोई सा भी प्लांट मटेरियल लिया था, यहाँ पे उसने उसको किस में लिया है, जो है उसने ये सिनेमन को लिया है. और लास्ट इसका जो वेरिएशन आता है कि अब जो आपके पास एक्सट्रैक्ट आ गया उसको, एक तो ये कि हमने जस्ट यील्ड तक रहना है, और अगर हमने उसकी स्टडी करनी है, कोई GCMS एनालिसिस करना है, तो अब हम उसको GCMS एनालिसिस के लिए हम उसका एनहेक्सेन के साथ देखेंगे, एनहेक्सेन में उसको डिसॉल्व करके उसके एनालिसिस करेंगे. तो एनहेक्सेन के साथ हमारे पास GCMS जो है गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्रोमेटोग्राम के उसके उस जो भी हमारे पास सैंपल है, सैंपल के अंदर कितनी तरह के डिफरेंट तरह के कंपोनेंट्स मौजूद हैं, कितने डिफरेंट फ्रेगमेंट्स मौजूद हैं, तो वो सारी पीक्स कौन सी हैं वो देखें ना. ये हमारे पास ये चार्ज टू मास रेशियो है, और यहाँ पर उसकी जो सी है वो अबंडेंस है, इंटेंसिटी है, कि हर जो हमारे पास सब्सटेंस है जो कि फ्रेगमेंट है, सपोज ये 5.89 पे ये 6 जिसकी मास टू चार्ज रेशियो है, वो उसकी जो कितनी अबंडेंस है उस गिवन सैंपल में, वो ये यहाँ पे 80-90,000 से भी बहुत ज्यादा अमाउंट में मौजूद है. तो हम उसका कंप्लीट जो है उसका एक एनालिसिस जो है वो कर लेते हैं. GCMS का आपको मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का आपको पता है कि क्या होता है, प्रिंसिपल होता है. यस मैम, डिस्ट्रीब्यूशन काफी कांस्टेंट.
नहीं, वो तो होता है इसकी सेपरेटिंग फनल प्रिंसिपल। का, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का है ना, नर्स हाँ डिस्ट्रीब्यूशन जी। लॉ होता है, वो नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होगा। ये तो हमारे पास जीसीएमएस का मैं कह रही हूँ कि मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बेसिकली क्या करता है कि जब हम किसी भी सैंपल को, जब उस पर इलेक्ट्रॉन बीम उसके ऊपर जो है वो स्ट्राइक करते हैं, तो जो उसके जो वो मॉलिक्यूल है वो फ्रेगमेंट्स में डिसोसिएट हो जाता है, और हर फ्रेगमेंट को ग्रेजुअली वो बड़े मॉलिक्यूल से जो हाईएस्ट मास टू चार्ज रेशियो पे होगा, जो हाईएस्ट मास टू चार्ज रेशियो पे ये पीक कौन सी है, या ये जो पीक्स हैं ये हाईएस्ट मास टू चार्ज रेशियो पे लास्ट पीक से बहुत हम कहते हैं ये आ रही है 28, तो ये सबसे बड़ा मॉलिक्यूल है। फिर ग्रेजुअली जब हम उसे हीट दे रहे हैं, जब उसे इलेक्ट्रॉन बीम में वो आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है आयोनाइजेशन चैम्बर में, तो वो उसके फ्रेगमेंट्स कौन से हैं, वो स्मॉलर इन साइज होते जा रहे हैं। स्मॉलर इन साइज कि हमने कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से उसके अंदर जो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है वो भी हम उससे भी स्टडी कर सकते हैं कि उसकी कितनी मिकदार मौजूद है और कौन कौन से कंपोनेंट्स उसके अंदर मौजूद हैं। तो इस तरह हम उसकी कंप्लीट केमिस्ट्री जो सी अपने गिवन सैंपल की फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज जो है वो अबाउट द एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर। एंड लास्ट उसका क्या है कि अगर हमने अल्टीमेट उसकी स्टडी करनी है तो हम उसके जीसीएमएस एनालिसिस कर लेते हैं, और लाइब्रेरी मौजूद होती है, सबके साथ नहीं होती, लेकिन जो आपके हाईटेक में मौजूद है जीसीएमएस, उसमें लाइब्रेरी भी मौजूद है। हमें हर फ्रेगमेंट का नाम पता चल जाता है, उसकी अमाउंट पता चल जाती है कि किस सैंपल में कौन सा कंपोनेंट कितनी मिकदार में मौजूद है, और उस अकॉर्डिंग टू दैट हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि फॉर व्हाट पर्पस हम इस जो सैंपल है इसको यूज कर सकते हैं, एज एन एंटीऑक्सीडेंट यूज कर सकते हैं, कैंसर सेल लाइन के अगेंस्ट हम इसकी स्टडी करें, या हम इसे एंटी माइक्रोबियल के तौर पे यूज करें। गॉट इट? किसी ने कोई क्वेश्चन करना है? 1 मिनट है हमारे पास। नो मैम। ठीक है, तो अब ये 2 एक्सपेरिमेंट्स हैं बेसिकली, तो इसको आप अपनी नोटबुक्स पे लिख लीजिएगा। और आपको मैम प्रीवियस एक्सपेरिमेंट एक कार्बन डाइऑक्साइड वाला, उसकी पीडीएफ नहीं आपने शेयर की, वो कर दें। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करना था? वो अच्छा, वो मीठा ये सॉफ्ट ड्रिंक में से? यस मैम। अच्छा चलो ठीक है, वो मैं कर देती हूँ। और रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मैम, इनके भी लिंक शेयर कर दें। अच्छा चलें, ठीक है जी, ठीक है। ओके मैम। ओके जी, अल्लाह ओके मैम, हाफिज, थैंक यू वेरी मच। प्लीज।